नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 15 मार्च 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने समाचार वीडियो हमारे साथ साझा करें, चाहे वह स्थानीय घटनाएं हों, दिलचस्प कहानियां हों या कुछ भी रोमांचक हो, हम जानना चाहते हैं। बेझिझक अपने वीडियो लिंक छोड़े या हमें टैग करें। आइए जुड़े रहें और उन कहानियों को साझा करें जो मायने रखती हैं। समाचार नंबर 1। बागी विधायकों के घरों के बाहर सीआरपीएफ का पहरा, किसी भी अप्रिय घटना को देखते हुए लिया फैसला। राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग को लेकर अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस के 6 विधायकों के घरों के बाहर सीआरपीएफ का पहरा लगा दिया गया है। सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र कुमार भुट्टो, रवि ठाकुर व चैतन्य शर्मा के घर के बाहर सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो के घर में सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। हमीरपुर जिला से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के 2 बागी विधायकों और 1 निर्दलीय विधायक के घर के बाहर केंद्र सरकार की ओर से सुरक्षा गार्ड मुहैया करवाई गई है। गुरुवार को सीआरपीएफ के जवान बागी विधायकों के घरों में तैनात हो गए। हमीरपुर जिला में तीनों विधायकों के घरों पर सुरक्षा घेरा बनाया गया है। इनमें विधानसभा सुजानपुर से राजेंद्र राणा निवासी पटलांदर, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल निवासी महरे तथा हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा निवासी मुलाना के घर पर सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। खबर लिखे जाने तक सुजानपुर में राजेंद्र राणा के घर पटलांदर में सीआरपीएफ की गार्ड की तैनाती हो गई है, जबकि बड़सर में इंद्रदत्त लखनपाल तथा हमीरपुर में निर्दलीय विधायक के घर पर भी सुरक्षा गार्ड तैनात होने की बात कही जा रही है। सुधीर शर्मा के घर पर वाई श्रेणी की सुरक्षा। धर्मशाला से बागी विधायक सुधीर शर्मा के घर पर केंद्र सरकार की ओर से सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए हैं। सुधीर शर्मा की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार की ओर से वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। गौर हो कि राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद से बागी विधायक घर नहीं लौटे हैं। पहले सभी विधायक पंचकूला और फिर ऋषिकेश चले गए। अब इन्हें दिल्ली शिफ्ट किए जाने की सूचना है। चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो के घर पर 5 से 5 जवान तैनात। राज्यसभा क्रॉस वोटिंग मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर प्रदेश के 11 नेताओं के घर पर सीआरपीएफ का पहरा बिठा दिया गया है। जिला ऊना में गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा व कुटलैहड़ के विधायक देवेंद्र भुट्टो के घर 5-5 सीआरपीएफ जवान तैनात कर दिए गए हैं। इससे ये संकेत भी मिल रहे हैं कि बागी विधायक जल्द भाजपा का दामन थाम सकते हैं। विधायक और विधायक के पिता से आज होगी पूछताछ। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग मामले में हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और कांग्रेस के बागी व गगरेट के निष्कासित विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा को शुक्रवार 15 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा व हमीरपुर के निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा को उच्च न्यायालय ने सशर्त अग्रिम जमानत देते हुए 15 मार्च को बालूगंज थाना में उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। अब 15 मार्च शुक्रवार को गगरेट के निष्कासित विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा व हमीरपुर के निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा से पुलिस थाना बालूगंज में पूछताछ की जाएगी।
हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और कांग्रेस के बागी व गगरेट के निष्कासित विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा पर राज्यसभा चुनाव में वोटों की खरीद फरोख्त करने और करोड़ों के लेन देन के आरोप लगाए हैं। मामले की शिकायत विधायक संजय अवस्थी और विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने पुलिस थाना बालूगंज में दर्ज करवाई है। क्रॉस वोटिंग मामले की जांच के लिए एसपी शिमला नवदीप सिंह की अध्यक्षता में 5 पुलिस अधिकारियों की टीम गठित की गई है। पुलिस टीम आरोपियों के बैंक खातों सहित अन्य जानकारी भी जुटाएगी। समाचार नंबर 2। निक्कमे अधिकारी बढ़ा रहे अदालतों का बोझ, आदेशों की अनुपालना समय पर न करने पर एचसी की सख्त टिप्पणी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अदालतों में मामलों के लंबित पड़े रहने के लिए सरकारी अधिकारियों की लापरवाही और अयोग्यता को जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अधिकारी अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेने की बजाय कोर्ट के आदेशों की राह देखते रहते हैं, जिस कारण सामान्य जनता को कोर्ट का रुख करने पर मजबूर होना पड़ता है। इतना ही नहीं, नकारा और लापरवाह अधिकारी अदालती आदेशों की अनुपालना समय पर न कर अदालतों का बोझ बढ़ा रहे हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने तहसीलदार आनी को एडीएम मंडी द्वारा दिए गए आदेशों पर 1 साल तक अमल न करने पर गंभीरता से लेते हुए उक्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आए दिन अदालतों में लंबित मामलों को लेकर टीका टिप्पणियां होती रहती हैं, परंतु आज तक किसी ने इस तथ्य को लेकर गौर नहीं किया कि लापरवाह और अयोग्य अधिकारियों की वजह से कोर्ट में मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिन अधिकारियों को जनता या कर्मचारियों के मामलों को निपटाने हेतु न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई हैं, वे अपने कंधों पर जिम्मेदारी नहीं ले पाते और अदालत के आदेशों का इंतजार करते रहते हैं। इससे छोटे छोटे मुद्दों को लेकर भी सामान्य जनता को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। कोर्ट ने इन आदेशों की प्रतिलिपि मुख्य सचिव को भेजने के आदेश भी दिए, ताकि वह इस संदर्भ में जरूरी प्रशासनिक आदेश जारी कर सके। मामले के अनुसार एडीएम कोर्ट ने 22 दिसंबर 2022 को तहसीलदार आनी को आदेश जारी किए थे कि वह एक महिला को जारी आय प्रमाण पत्र को पुनः वेरीफाई करे। वेरिफिकेशन 7 मई 2022 तक की जानी थी, परंतु अभी तक तहसीलदार आनी ने इस आदेश की अनुपालना नहीं की, जिस कारण प्रार्थी को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हाई कोर्ट ने तहसीलदार आनी को आदेश जारी किए कि वह 2 दिनों के भीतर एडीएम मंडी के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित कर रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करें। समाचार नंबर 3। शिमला में भाजपा की कड़ी परीक्षा, सुरेश कश्यप के सामने होंगे सरकार के 5 मंत्री, डिप्टी स्पीकर, 2 सीपीएस। आने वाले लोकसभा चुनाव में वर्तमान सरकार के सामने शिमला लोकसभा की सीट सबसे चुनौतीपूर्ण बनने वाली है। शिमला संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान सांसद सुरेश कश्यप पर फिर से भरोसा जताया है। ऐसे में शिमला लोकसभा के कुल 17 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के जीते हुए 13 एमएलए के समक्ष भाजपा की अग्नि परीक्षा होगी। वर्तमान सरकार में शिमला लोकसभा से 5 मंत्री के अलावा विधानसभा के उपाध्यक्ष व 2 सीपीएस सरकार में नियुक्त हैं। ऐसे में सरकार के लिए भी शिमला लोकसभा की सीट काफी चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है। भाजपा ने 2 बार के सांसद सुरेश कश्यप पर तीसरी बार विश्वास जताया है, परंतु कांग्रेस का दूल्हा कौन होगा, इस पर संशय है। भाजपा ने मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप को टिकट दे दिया है। नजरें इस बात पर टिकी हैं कि भाजपा का सफर कैसे आसान होगा। गौर हो कि 17 विधानसभा क्षेत्र वाले संसदीय क्षेत्र में 13 कांग्रेस के विधायक हैं, 3 भाजपा विधायक हैं, जबकि 1 ने निर्दलीय चुनाव जीता था। यही नहीं, शिमला संसदीय क्षेत्र से सुक्खू सरकार में 5 मंत्री हैं, जबकि 1 डिप्टी स्पीकर है।
साथ साथ 2 मुख्य संसदीय सचिव भी हैं। कांग्रेस के किसी भी विधायक ने पार्टी लाइन से बाहर जाकर सरकार का विरोध नहीं किया। 5 मंत्रियों में हर्षवर्धन चौहान, विक्रमादित्य सिंह, कर्नल धनीराम शांडिल, रोहित ठाकुर व अनिरुद्ध सिंह शामिल है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो कांग्रेस विधायकों, मंत्रियों व अहम ओहदों पर बैठे नेताओं का भी शिमला लोकसभा में बड़ा इम्तिहान होने वाला है। गत चुनाव की बात की जाए तो वर्ष 2009 के बाद से कांग्रेस शिमला संसदीय क्षेत्र पर जीत का परचम नहीं लहरा पाई। 2009 व 2014 में वीरेंद्र कश्यप ने जीत हासिल की थी। 1999 में भाजपा हिविका गठबंधन को सीट मिली। 2004 में शांडिल कांग्रेस के टिकट पर जीते, यानी 2004 के बाद कांग्रेस को इस सीट पर ऐसा नेता नहीं मिला जो जीत हासिल कर सकता हो। यह अलग बात है कि कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी के पिता दिवंगत केडी सुल्तानपुरी ने लगातार 6 चुनाव जीतकर इतिहास बनाया था। इसके अलावा निगम व बोर्डों के चेयरमैन व अध्यक्षों की भी अच्छी खासी संख्या है। प्रश्न ये भी है कि क्या भाजपा ने इस वजह से ही जल्दी टिकट को फाइनल कर दिया है कि कांग्रेस की पैठ वाले संसदीय क्षेत्र में हर उम्मीदवार द्वारा प्रचार को युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया जाए। एकमात्र महिला विधायक शिमला संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 17 में से 5 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के खेमे में एकमात्र महिला विधायक रीना कश्यप हैं। वर्ष 2019 पर नजर। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर सुरेश कश्यप को 66.35% वोट प्राप्त हुए थे। भाजपा ने 14.05% की वृद्धि दर्ज की थी। कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल 30.50% वोट हासिल कर सके थे। कांग्रेस को 10.39% का नुकसान हुआ था। लगाए जा रहे कास। कांग्रेस की ओर से शिमला लोकसभा में कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी के कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरने की अटकलें थी, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि राज्य में कांग्रेस में बगावत को लेकर सीटिंग विधायक पर दांव खेलने का जोखिम नहीं उठाया जाएगा। ऐसे में पच्छाद की कांग्रेस नेत्री दयाल प्यारी भी टिकट को लेकर चर्चा में हैं। यदि कांग्रेस दयाल प्यारी को मैदान में उतारती है तो मुकाबला बेहद रोचक हो जाएगा, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी व दयाल प्यारी एक ही विधानसभा क्षेत्र पच्छाद से ताल्लुक रखते हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र में सिरमौर के बाद सोलन का वर्चस्व रहा है। समाचार नंबर 4। शिवरात्रि महोत्सव में देवी देवताओं के दर्शनों को उमड़े श्रद्धालु, छोटा पड़ गया पड्डल मैदान। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के समापन से पहले गुरुवार को देवी देवताओं के दर्शनों को हजारों लोग उमड़े। पड्डल मैदान और कॉलेज मैदान में हजारों लोगों ने देवताओं के दर्शन किए। पूरा दिन कॉलेज मैदान और पड्डल मैदान में देवी देवताओं से आशीर्वाद लेने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। कॉलेज मैदान में तो तिल धरने तक की जगह नहीं बची। लोगों को देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए भी काफी इंतजार करना पड़ा। यही नहीं, देवता स्थल में पहुंचने और फिर वहां से बाहर निकलने में भी लोगों को काफी जदोजहद करनी पड़ी। शुक्रवार को चौटे की जातर के बाद देवी देवता अपने मंदिरों को लौट जाएंगे और शुक्रवार को कॉलेज मैदान और पड्डल मैदान में कुछ ही देवी देवता थोड़ी देर के लिए विराजमान होंगे। यही वजह रही है कि गुरुवार को हजारों लोग देवी देवताओं के दर्शनों को पहुंचे। लोगों की इतनी भीड़ उमड़ी कि NH पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। लोग कई किलोमीटर पीछे अपने वाहन पार्क कर पड्डल मैदान तक पैदल पहुंचे।
मंडी शहर में पूरा दिन जाम की स्थिति बनी रही। मंडी शहर में सरस मेले में भी हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी और लोगों ने जमकर खरीदारी की। देवी देवताओं के दर्शनों के बाद लोगों ने मेले में भी जमकर खरीदारी की। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में इस बार 300 से अधिक देवी देवता पहुंचे हैं, जिसमें 216 पंजीकृत देवी देवताओं में से 190 देवी देवता ही आए हैं। अन्य देवी देवता भी बड़ी संख्या में आए हैं। शुक्रवार को चौटे की जातर और अंतिम शाही जलेब के साथ ही शिवरात्रि महोत्सव का समापन हो जाएगा। अंतिम शाही जलेब में प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल करेंगे। दर्शनों को घंटों इंतजार। बड़ादेव कमरूनाग के दर्शनों को भी गुरुवार के दिन हजारों लोग पहुंचे। टारना मंदिर में दिन भर लंबी लाइनें बड़ादेव के दर्शनों को लगी रही। लाइन में 2 घंटे तक लोगों को खड़ा रहना पड़ा। कमरूनाग के दर्शनों को दिन भर टारना रोड पर ऑटो रिक्शा व लोगों के निजी वाहन दौड़ते रहे, जिससे कई बार इस मार्ग पर भी जाम लगा। लोग सर्किट हाउस के पास अपने वाहन पार्क कर टारना मंदिर पहुंचे। समाचार नंबर 5। प्रदेश में एक्सीलेंस स्कूल कॉलेज की लिस्ट जारी। 850 स्कूल कॉलेजों को मिला एक्सीलेंस का दर्जा। प्रदेश सरकार ने एक्सीलेंस स्कूलों और कॉलेजों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 500 प्राइमरी स्कूल, 100 हाई स्कूल, 200 सीनियर सेकेंडरी और 50 डिग्री कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है। इसमें बिलासपुर के 27, चंबा जिला के 56, हमीरपुर के 26, कांगड़ा के 76, किन्नौर के 7, कुल्लू के 35, लाहौल स्पीति के 4, मंडी के 76, शिमला के 79, सिरमौर के 54, सोलन के 35, ऊना के 25 प्राइमरी स्कूल एक्सलेंस बनेंगे। इसके साथ ही बिलासपुर के 6, चंबा के 7, हमीरपुर के 5, कांगड़ा के 21, किन्नौर का 1, स्पीति का 1, मंडी के 15, शिमला के 13, सिरमौर के 10, सोलन के 10, ऊना के 4 हाई स्कूल एक्सलेंस बनेंगे। इसके साथ ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बिलासपुर के 13, चंबा के 15, हमीरपुर के 18, कांगड़ा के 38, किन्नौर के 3, कुल्लू के 11, स्पीति के 2, मंडी के 27, शिमला के 25, सिरमौर के 17, सोलन के 12, ऊना के 19 स्कूल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। इसके साथ ही कॉलेजों में बिलासपुर के 3, चंबा के 3, हमीरपुर के 3, कांगड़ा के 10 कॉलेज, किन्नौर का 1, कुल्लू के 3, मंडी के 6, शिमला के 7 कॉलेज, सिरमौर के 4, सोलन के 3, ऊना के 5 कॉलेज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। इसके साथ ही मंडी और सिरमौर का संस्कृत कॉलेज भी इसमें शामिल हैं। खास बात यह है कि इन सभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संस्थानों में एक्टिविटी लर्निंग और आउटकम पर फोकस किया जाएगा। इन स्कूल कॉलेजों का बेंचमार्क भी सरकार तय करेगी और साथ ही अलग से शिक्षक भी मुहैया करवाए जाएंगे। एक्सीलेंस बनाए जाने वाले संस्थानों का दर्जा कायम रखने के लिए प्रिंसिपलों की जिम्मेदारियां सुनिश्चित की जाएंगी। हर साल इन संस्थानों का मूल्यांकन होगा। बेहतर प्रदर्शन न करने पर एक्सीलेंस का दर्जा वापस ले लिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि बेहतर रैंकिंग के लिए एक्सीलेंस में जोर दिया जाएगा। जो स्कूल कॉलेज अच्छा परफॉर्म करेंगे उनकी रैंकिंग की जाएगी और उसी आधार पर उन्हें ग्रेनाट भी दी जाएगी। इसके साथ ही टीचर्स को भी सम्मानित किया जाएगा। साथ ही प्रदेश सरकार इन संस्थानों में एडमिशन बढ़ाने पर फोकस करेगी। इन शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग के लिए मापदंड और गाइडलाइंस अलग से जारी होंगी। समाचार नंबर 6। सामान फाइनेंस के नाम पर लाखों की ठगी। पांवटा साहिब में लोगों को चूना लगाकर शोरूम मालिक फरार। पांवटा साहिब के बद्रीपुर जामनीवाला रोड में एक शोरूम मालिक फाइनेंस के नाम पर सैकड़ों लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर फरार हो गया है।
इसको लेकर गुरुवार को लोग अपने पैसे लेने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर पहुंचे व हंगामा किया। इसके बाद एसडीपीओ पामवटा अदिति सिंह, थाना प्रभारी पामवटा अशोक चौहान भी मौके पर पहुंचे व मामले में जल्द कार्रवाई करने को कहा, जिसके बाद लोगों ने हंगामा बंद किया। इस दौरान एक पीड़ित ग्राहक ने बताया कि दुकानदार लोगों के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने पर एक लोन करने पर 2-3 लोन कर देता था, जिसके चलते उनको एक की जगह 3 किस्तें देनी पड़ती हैं व दूसरे लोन का पैसा वह खुद रख लेता था। पीड़ित लोगों ने कहा कि शोरूम के मालिक द्वारा सैकड़ों लोगों के साथ यह फ्रॉड किया गया है। लोगों का कहना है कि शोरूम मालिक के साथ बैंक के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने पुलिस से जल्द मालिक को पकड़े व उसके खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। एसडीपीओ पामवटा अदिति सिंह ने बताया कि उन्होंने पीड़ित लोगों से बात की। जल्द ही शोरूम के मालिक को पामवटा लाया जाएगा, जिसके बाद ही मामले का पूरा पता चल पाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल शोरूम को बंद कर दिया गया है। आईपीएस अदिति सिंह ने लोगों से अपील की है कि बिना जाने किसी को भी अपना ओटीपी व एटीएम कार्ड न दें। आपकी ईमेल आदि के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन का विकल्प चुनें। यह सबसे सेफ तरीका है। समाचार नंबर 7। गोबिंद सागर झील में तैरते नजर आएंगे क्रूज, हिमाचल में ज्वाइंट वेंचर कंपनी को टेंडर अवार्ड। गोवा व मुंबई की तर्ज पर बिलासपुर की गोबिंद सागर झील में क्रूज चलाने को लेकर टेंडर अवार्ड कर दिया गया है। ज्वाइंट वेंचर गंधर्वी बिल्डर्स कंपनी अगले 3 महीने में झील में क्रूज उतारेगी। इससे पहले अप्रैल महीने से झील में जेट स्की, वाटर सेलिंग, हाईटेक मोटर बोट्स समेत अन्य वाटर टूरिज्म एक्टिविटीज का शुभारंभ हो जाएगा। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के सिरे चढ़े से राज्य सरकार को हर साल 33.26 लाख रुपए का रेवेन्यू प्राप्त होगा। पूरे हिमाचल प्रदेश में यह पहली ऐसी झील है जहां क्रूज पानी में तैरते हुए दिखाई देंगे और बिलासपुर से लेकर भाखड़ा डैम तक की सैर का नजारा लिया जा सकेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू होने से निश्चित रूप से यहां पर्यटन आकर्षण बढ़ेगा, तो रोजगार व स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे। बिलासपुर के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने यह सपना देखा था, जो कि आज साकार होने जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि टेंडर में 5 नामी निवेशक फर्मों ने आवेदन किया था। 2 फर्मों ने ऑनलाइन जबकि 3 ने ऑफलाइन आवेदन किया था। ऑनलाइन आवेदन किन्हीं तकनीकी कारणों के चलते रद्द हो गए थे, जिसके चलते ऑफलाइन आवेदनकर्ताओं की ओर से बोली लगाई गई। एक फर्म ने 30 लाख की बोली लगाई, जबकि ज्वाइंट वेंचर फर्म ने 33,26,000 की बोली लगाई। ऐसे में सर्वाधिक बोली लगाने वाली कंपनी को यह टेंडर अवार्ड हुआ है। कंपनी को 50% राशि अगले 7 दिनों के अंदर अदा करनी होगी। उपायुक्त के अनुसार अगले 3 महीने में क्रूज गोबिंद सागर झील में उतार दिया जाएगा। यह एक बड़ा पर्यटन आकर्षण होगा, क्योंकि प्रदेश में ही नहीं पूरे उत्तर भारत में अभी तक कहीं भी क्रूज उपलब्ध नहीं है। ऐसे में बिलासपुर जिला के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उपायुक्त ने झील की साइट नोटिफाई करने से लेकर टेंडर अप्रूवल तक सहयोग के लिए पर्यटन सचिव व निदेशक और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार प्रकट किया है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने से निश्चित रूप से रोजगार व स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पर्यटन आकर्षण बढ़े से यहां की इकोनॉमी में इजाफा होगा। समाचार नंबर 8। 2 दवा लाइसेंस तो 1 करना होगा सरेंडर, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के निर्देशों से मचा हड्डम। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के नए निर्देशों ने हिमाचल के दवा उद्योगों में हड्डम मचा दिया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI)
के हालिया निर्देशों के अनुसार ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के तहत दोहरे लाइसेंस वाली तमाम फार्मास्यूटिकल इकाइयों को एक लाइसेंस सरेंडर करना होगा। राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण ने प्रथम चरण में 58 दवा कंपनियों की पहचान की है, जिनके पास दोहरे लाइसेंस हैं। यह दवा उद्योग BBN क्षेत्र में स्थापित है। DCGI ने यह कदम न्यूट्रास्यूटिकल्स की आड़ में नकली दवा निर्माण के सामने आ रहे मामलों को लेकर उठाए है, ताकि नकली दवाओं के उत्पादन पर अंकुश लगाया जा सके। इस संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी केंद्रीय नियामक को निर्देश दिए थे। ताज़ी कार्रवाई इसी कवायद का हिस्सा मानी जा रही है। फिलवक्त DCGI के निर्देशों से उपजे संकट के बीच हिमाचल ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने राज्य दवा नियंत्रक के पक्ष राहत व समाधान के लिए आवाज बुलंद की है। एसोसिएशन की दलील है कि अचानक उद्योग बंद होने से जहां वित्तीय नुकसान होगा, वहीं कईयों की नौकरी छूट सकती है। अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एसोसिएशन ने उद्योग को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए मामले की समीक्षा कर निर्देश वापस लेने की मांग की है। निर्देशों में कहा गया था कि राज्य प्राधिकरण तय करे कि दवाओं के लिए अनुमोदित विनिर्माण सुविधा का उपयोग किसी अन्य उत्पाद के निर्माण के लिए न हो, यानी कि एक परिसर में 2 अलग-अलग लाइसेंस के साथ उत्पादन नहीं किया जा सकेगा। इन निर्देशों के बाद राज्य दवा नियंत्रण प्राधिकरण ने 58 ऐसे दवा उद्योगों एक रिपोर्ट तैयार कर भारत के औषधि महानियंत्रक को सौंपी है, जिसके बाद से दवा निर्माताओं में हड़दंग मच गया है, क्योंकि उन्होंने दोनों सुविधाओं की स्थापना में करोड़ों का निवेश किया है। अध्यक्ष डॉ. राजेश गुप्ता ने कहा कि इन आदेशों और नियमों में 2 विपरीत विचार व्यक्त किए गए हैं, इसलिए DCGI से मामले को देखने और समान दिशा निर्देश तैयार करने का अनुरोध किया है। इन इकाइयों में से कोई भी कानून का उल्लंघन करता नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2007 में लिए गए एक शीर्ष निकाय के निर्णय के बाद दोनों उत्पादों का निर्माण किया था। यह नोट किया गया था कि भोजन की खुराक किसी परिसर में दवा निर्माण के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करती है। समाचार नंबर 9। प्राकृतिक जल स्रोत बचाने की जरूरत, नागेश गुलेरिया ने दिए जल, जंगल और जमीन बचाने के मंत्र। आज प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने के लिए काम करने की आवश्यकता है। विश्व के ऐसे 20 देश हैं जहां जलवायु परिवर्तन की वजह से अस्तित्व का संकट आ सकता है। पिछले साल की बरसात में हिमाचल और उत्तराखंड में जो आपदा आई, जो जलवायु परिवर्तन का ही उदाहरण है। ये शब्द अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यशाला में जायका वानिकी परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया कहे। उन्होंने इस दौरान जल, जंगल और जमीन बचाने के मंत्र दिए। शिमला में गुरुवार को जलवायु परिवर्तन के लिए सतत जलागम प्रबंधन पर आधारित 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नागेश कुमार गुलेरिया मुख्य वक्ता के रूप पर शिरकत की। नागेश कुमार गुलेरिया ने जलवायु परिवर्तन के लिए 5 मुख्य चुनौतियों के बारे अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रजातियों का समाप्त होना, भूजल में लगातार गिरावट, पिघलते ग्लेशियर, तापमान में वृद्धि व लोगों का भविष्य असुरक्षित होना बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि आज के इस दौर में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के बारे हर व्यक्ति जानता है, लेकिन उसे बचाए रखने के लिए सामुदायिक और आम नागरिकों को क्या कुछ करने की जरूरत है, इसके बारे किसी को भी आभास नहीं है। जलवायु से न्याय होगा तो टलेगा संकट। जायका वानिकी परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया ने कहा कि हमें विकास कार्यों के साथ साथ जल, जंगल व जमीन को बचाए रखने को योजना तैयार करना होगा, तभी जलवायु व आम आदमी की जिंदगी सुरक्षित रहेगी।
उन्होंने कहा कि आज से 40 साल पहले हम प्राकृतिक जल का प्रयोग करते थे, लेकिन आज परिस्थिति विपरीत हो चुकी है। यदि जलवायु के साथ न्याय होगा, तभी आम लोगों की जिंदगी से संकट टल सकता है। समाचार नंबर 10। टीबी के खात्मे को हिमाचल तैयार, मंडी से अभियान का आगाज, स्वास्थ्य निदेशक ने किया शुभारंभ। टीबी रोग मुक्त हिमाचल प्रदेश कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुवार को मंडी से निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डा गोपाल बेरी ने किया। शुभारंभ अवसर पर क्षय रोग उन्मूलन के राज्य कार्यक्रम अधिकारी डा रविंद्र को बीसीजी बैसिलस कैलमेट गुएरिन का पहला टीका लगाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर डा गोपाल बेरी ने कहा कि इस टीके को लगाने से व्यक्ति को क्षय रोग होने की कम संभावना हो जाती है। बताया गया कि विभाग द्वारा पहले से पात्र व्यक्तियों की सूची बना ली गई है, जिन्हें यह खुराक उनकी सहमति के पश्चात समीप के स्वास्थ्य केंद्र में दी जाएगी। इसमें 5 साल पुराने टीबी के मरीज, उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति, 60 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, अत्यंत दुबले पतले व्यक्ति, कुपोषित, धूम्रपान करने वाले और मधुमेह से पीड़ित प्रमुख हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वह इस टीके को लगाने के लिए विभाग का सहयोग करें, तभी जिला व प्रदेश को टीबी मुक्त किया जा सकता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा नरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि जिला के सभी मुख्य स्वास्थ्य संस्थानों में चिन्हित व्यक्तियों का टीकाकरण बूथ पर पंजीकरण दस्तावेज दिखाने के उपरांत मोबाइल पर ओटीपी आने पर वयस्क को बीसीजी की खुराक दी जाएगी। इस अवसर पर जिला क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी डा अरिंदम राय, जिला स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश ठाकुर, चिकित्सा अधीक्षक डा धर्म सिंह ठाकुर सहित अन्य वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों, जिला के सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों ने भाग लिया। समाचार नंबर 11। मैंने 35 साल संघर्ष किया है, षड्यंत्रों से घबराने वाला नहीं हूँ, पालमपुर में बोले सीएम सुखविंदर सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा के पालमपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पालमपुर में बीडीओ कार्यालय परिसर, अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय कार्यालय निर्माण के लिए समुचित धन का प्रावधान करने का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने पालमपुर में शहीद स्मारक, पालमपुर अस्पताल में एमआरआई मशीन स्थापित करने तथा ऑपरेशन थिएटर का निर्माण करने, शहर के लिए सीवरेज स्कीम, ओबीसी भवन, पालमपुर बस अड्डे के विस्तारीकरण के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने रेलवे ओवरब्रिज बदेहड़पट्टी रोड पर पुल का निर्माण, लिंगटी खड्डनगरी मणिमहेश सड़क, नागनी से लसेडू चिंबलहार पुल के निर्माण तथा राजपुर गोस्वामी गणेश दत्त कॉलेज के निकट रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की घोषणा भी की। सीएम सुक्खू ने कहा कि भविष्य में पालमपुर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और अधिक धनराशि खर्च की जाएगी, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है और आने वाले समय में पालमपुर का परिदृश्य बदलने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से कांगड़ा जिला का विकास विशेष प्राथमिकता रही है और इसी दिशा में अनेक योजनाएं बनाई जा रही हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान 6 कांग्रेस विधायकों ने बागी बनकर क्रॉस वोटिंग की। उनमें कांगड़ा जिला के एक नेता भी शामिल हैं, जो स्वयं भी सरकार में मंत्री और युवा कांग्रेस के महासचिव रहे, लेकिन उन्होंने पार्टी को आघात पहुंचाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बिना सत्ता के छटपटा रहे हैं, जबकि मैंने 35 साल संघर्ष किया है और वह षड्यंत्रों से घबराने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जनता विश्वास का हनन करने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर आम आदमी के विश्वास के लिए धन का प्रावधान कर रही है, जबकि कुछ लोग पैसा खर्च कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं।
ऐसे लोग जनता की क्या सेवा करेंगे? आज अगर मैं मुख्यमंत्री बना हूं तो यह जनता की ताकत है। धनबल से कुर्सी की चाह रखने वालों को हिमाचल प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। वर्तमान सरकार पूरे 5 साल जन सेवा करेगी और पूरी ईमानदारी के साथ काम करेगी। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।